नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान द्वितीय सत्र में प्रकरण नंबर 4 की चर्चा करूंगी। तो बच्चों आइए प्रकरण की तरफ चलते हैं। प्रकरण नंबर 4 जो है मुगल साम्राज्य और स्थापना एवं विस्तार। तो ये जो बच्चों चित्र है ये किसका है? तो मुगल साम्राज्य का है। आज 15 अगस्त था। विद्यालय में स्वतंत्रता दिन मनाया गया। प्रतीक ने घर आकर टीवी चालू किया तो उसने यह दृश्य देखा कि लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था। मतलब कि वो प्रथा आज तक बच्चों चली आ रही है कि जब भी तिरंगा झंडा लहराया जाता है तो कहाँ पर लहराया जाता है स्वतंत्रता दिन पर? तो लाल किले पर। उसे लाल किला के अलग अलग दृश्य भी देखने को मिले। दूसरे दिन उसने अपने कक्षा अध्यापक से लाल किले के बारे में पूछा। कक्षा अध्यापक ने लाल किला तथा उस समय के अन्य स्थापत्य के चित्र इंटरनेट से प्राप्त कर विद्यार्थियों को बताया। उन्होंने चित्र बताते समय यह बताया कि यह स्थापत्य मुगल शासन काल के हैं। मतलब कि बच्चों ये जो चित्र है इसमें जितने स्थापत्य हैं ये कौन से काल के हैं? तो मुगल शासन काल के हैं। चलिए आज आपको मुगल शासन के बारे में बताता हूँ। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का जब शासन था तब अफगानिस्तान के काबुल में बाबर का शासन चलता था। बाबर मुगल वंश का शासक था। उसने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पानीपत के मैदान में बाबर की तोपों से सज्ज सेना के विरुद्ध इब्राहिम लोदी की हार हुई। दिल्ली पर सल्तनत युग समाप्त हुआ और मुगल शासन शुरू हुआ। मतलब कि इसके पहले कौन सा शासन था? तो सल्तनत काल, जिसको सल्तनत युग कहते हैं, उसका छिल्ला राजा जो लास्ट सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसे हराकर किसने हराया? तो बाबर ने हराकर फिर मुगल शासन तब से शुरू हुआ। प्रारंभ में मुगलों की सत्ता दिल्ली के आसपास के विस्तारों में थी। बाबर ने कुछ और प्रदेशों में जीत हासिल की। उसके बाद शासकों के शासन के दरमियान धीरे धीरे मुगल सत्ता का विस्तार हुआ। मुगल शासकों के शासन के दरमियान घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखें और उसके आधार पर उस समय की शासन व्यवस्था और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो मुगल शासन की जो घटनाएं बनी बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कौन आया? तो बाबर, जिसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, जिसका समय काल 1526 से 1530। ईस्वी सन 1527 में चित्तौड़ के वीर योद्धा राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में लड़ाई हुई। बाबर ने युद्ध में तोप का उपयोग किया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। तो बच्चों बाबर के पास जो था सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या था? तोप, जिसके सहारे वह हर युद्ध जीतता था। तोप के कारण इब्राहिम लोदी से बाबर जीत गया और यहाँ पर खानवा के मैदान में राणा सांगा को भी हरा दिया। किसने? बाबर ने। ईस्वी सन 1530 में बाबर के बीमार पड़ने पर उसकी मृत्यु हुई। इसके पहले उसने दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाकों पर मुगल सत्ता की नींव मजबूत करने के लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें उसे अधिकतर सफलता मिली। तो बच्चों बाबर की मृत्यु कैसे हुई? तो वो अचानक बीमार पड़ने से हुई। उसके बाद बाबर के बाद कौन आता है? तो हुमायूं, जिसका समय काल कब से है? तो 1530 से 1540 और फिर दूसरा समय काल है 1555 से 1556। तो बाबर के बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर आया। पिता की वसीयतनामा के अनुसार राज्य का विभाजन करके प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया। दिल्ली का शासन उसने अपने पास रखा। हुमायूं को भाई कामरान और अफगान के विरुद्ध सतत संघर्ष करना पड़ा। शेर शाह के सामने हुमायूं की 2 बार पराजय होने पर 15 वर्ष तक उसे भटकना पड़ा। इस भटकाव के दरमियान अमरकोट के राणा के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। शेर शाह के पश्चात के सरदारों से हुमायूं ने दिल्ली का राज्य पुनः प्राप्त किया। मतलब कि क्या हुआ था कि हुमायूं जब राजा था और क्या हुआ, कामरान अफगान के विरुद्ध सतत उसे संघर्ष करना पड़ता था और जिसमें शेर शाह के सामने क्या हुई? हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं को 15 वर्ष तक भटकना पड़ा। और फिर उसके बाद हुमायूं जो है वापस दिल्ली की गद्दी पर आया। इसके लिए बच्चों इनका समय काल 2 बार दिया गया है।
शेरशाह 1540 से 1545। तो शेरशाह सूरी अफगान का सरदार था। वह अपने मेहनत से आगे बढ़ा था। उसने हुमायूं को 2 बार हराया था। शेरशाह ने दिल्ली का शासन पाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। काबुल से बंगाल और मालवा तक उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। शेरशाह को इतिहास में सुधारवादी के रूप में संस्मरण किया जाता है। शेरशाह के बाद दिल्ली पर मुगल शासन की पुनः स्थापना हुई। अब उसके बाद कौन आएगा बच्चों? तो अकबर, जिसका समय काल कितना है? 1556 से 1605। अकबर की उम्र 13 वर्ष की थी जब उसके पिता हुमायूं का निधन हुआ। अकबर किशोर होने से हुमायूं के वफादार सरदार बैराम खां ने रक्षक के रूप में उसका लालन पोषण किया और उसकी तरफ से राज्य व्यवस्था का संचालन किया। अकबर पंजाब में था तब दिल्ली पर सिकंदर सूरी के सरदार हेमू ने दिल्ली पर सत्ता स्थापना की थी। इससे बैराम खां के निर्देशन में अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में पराजित किया। बैराम खां के ज्यादा स्वतंत्र होने पर अकबर ने उसकी सत्ता वापस ले ली। उसे हज के लिए भेजा, जहां रास्ते में उसकी हत्या हुई। अकबर ने राणा प्रताप के साथ हुई लड़ाई में चित्तौड़ और रणथंभौर हासिल किया। दोनों के बीच बार बार लड़ाइयां होती थी। ईस्वी सन 1585 से 1605 के दरमियान अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इससे उसने कंदहार, कश्मीर, काबुल जैसे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर जैसे प्रदेश पर भी सत्ता स्थापित की। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शाहजहां सलीम के विद्रोह के कारण उसकी राज्य सत्ता डामाडोल हो गई। अंत में सलीम ही जहांगीर नाम धारण कर दिल्ली की कुर्सी पर बैठा। मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी के शासन की कुछ घटनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, एक के बाद एक। अब उन घटनाओं के आधार पर उस समय के शासन की राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और कला, स्थापत्य आदि की चर्चा करेंगे। तो मुगलों का अन्य शासकों के साथ संबंध। तो हुमायूं को जब भटकना पड़ा तब उसे आश्रय देने वालों में हिंदू परिवार भी था। अकबर के पालन पोषण पर उसका प्रभाव था। जब वह शासक बना तब उसने हिंदू शासकों की मदद ली। उसे पता था कि राजपूतों की अवहेलना करके इस देश में शासन नहीं किया जा सकता। इस कारण उसने उन लोगों के साथ संबंध बनाकर विश्वास में लिया जिन्होंने उसकी सत्ता नहीं मानी। उसके विरुद्ध संघर्ष हुआ जिसमें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक अकबर से टक्कर लिया था। गद्दी वारिस की परंपरा। कोई भी शासक अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। अधिकतर बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। इस नियम के बदले मुगल शासन में सभी पुत्रों को समान भाग से राज्य को बांट दिया जाता था। यह प्रणाली हुमायूं के समय में अख्तियार की गई थी। उसके बाद के शासन काल में राजगद्दी के लिए अनेक छल प्रपंच किए थे। भाइयों के बीच हुए झगड़े में जिसे सफलता मिलती थी वही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता था। अब राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की व्यवस्था। मुगल समय में सूबेदारी अमल में थी। अकबर ने अपने राज्य का 15 जितना विभाग किया था। प्रत्येक सूबा या प्रांत के रूप में जाना जाता था। सूबा के उप विभाग को सरकार और तथा सरकार के उप विभाग को परगना कहा जाता था। परगना से ऊपर आमिल था, वह महसूल के काम करता था, अर्थात परगना का महसूल एकत्रित करने वाला ऊपरी अधिकारी। गांव में ग्राम पंचायत थी और उसके मुखिया को पटेल, चौधरी, मकादम जैसे पदों से पहचाना जाता था। यानी कि इस समय समाज में इस तरह के पद थे। ये जो चित्र है ये बच्चों किसका है? तो अकबर की धर्म सभा। अकबर के समय में राज्य के यात्रा कर बंद कर दिया गया था। यात्रा कर बंद होने के कारण भारत में कुछ तीर्थ स्थल पर लोगों की भीड़ रहती थी। मुगल वंश के सभी शासकों में अकबर को सहिष्णु और उदार शासक माना जाता था। वह हर शुक्रवार को सिकरी में इबादत खाने में धर्मसभा रखता था। यूँ तो यहाँ चर्चा होने से उसे चर्चा सभा भी कहा जाता था। सभा में सभी धर्म के प्रतिनिधि आते थे। उस समय के समर्थ विद्वानों से अकबर की राजसभा सुशोभित होती थी, जैसे कि महसूल का विशेषज्ञ दीवान टोडरमल, दक्ष सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह, आईन अखबारी का रचयिता इतिहासकार अबुल फजल, सुप्रसिद्ध गायक तानसेन, कुशाग्र बुद्धि वाला और रसिक मूल्योपाध्याय
विनोदी तुक्के का जनक तथा हाजिर जवाबी महेश दास बीरबल, प्रसिद्ध वैद्य हकीम, सिद्धहस्त कवि फौजी, हिंदी पद रचयिता अब्दुल रहीम आदि अकबर के दरबार के नवरत्न थे। कौन कौन से थे? तो तानसेन, फिर मुल्ला दोत्या, विनोदी तुक्के के जनक तथा हाजिर जवाबी महेश दास बीरबल, प्रसिद्ध वैद्य हकीम, सिद्धहस्त कवि फौजी, हिंदी पद के रचयिता अब्दुल रहीम आदि अकबर के नवरत्न थे। अब दीवान कौन कहलाता था बच्चों? तो महसूल व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, बख्शी वृत्त संबंधित अधिकारी, सदर, धर्मादा, सदाव्रत इत्यादि पर ध्यान रखने वाला अधिकारी, काजी, न्यायाधीश, फौजदार जो होता था सरकार का ऊपरी अधिकारी, कोतवाल, कानून एवं व्यवस्था संभालने वाला अधिकारी, मीरे बाहर, बंदरगाह, जकात, जहाज पर नियंत्रण तथा उसका दान वसूली करने वाला, सेनापति, शाही सेना का प्रधान सेनापति लगभग शाहजहां स्वयं रहता था। अब शेरशाह के सुधार। दिल्ली पर शेरशाह का शासन 5 वर्ष तक रहा था। अब इस अल्प अवधि में उसने अनेक सुधार किए। शेरशाह को सुधार को एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सुधारक के नाम से याद किया जाता है। उसने जमीन के प्रकार और उत्पादन के औसत से जमीन महसूल के दर का ढांचा टोडरमल की सहायता से तैयार किया था। शेरशाह की यह महसूल पद्धति अकबर ने अपनाई थी। राज्य में सरलतापूर्वक माल सामान का आयात निर्यात हो सके, इसके लिए जगह जगह बने चुंगी नाका को हटा दिया था। व्यापार को अधिक वेग मिले और पथिकों की सुविधा के लिए चौड़े रास्ते बनवाए थे, जिसमें आगरा से बुरहानपुर, आगरा से मारवाड़ और लाहौर से मुल्तान प्रसिद्ध है। शेरशाह ने रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए आवास बनवाया था। टंकसाल बनाकर चांदी के एक समान वजन के सिक्के बनवाए थे। शेरशाह के सैन्य में कड़ा अनुशासन लागू किया गया था। उसने कुछ करती हुई सेनाएं को गांव के लोगों को परेशान करने या फसल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही थी। उसके शासन में गुनहगारों को पकड़वाने की जिम्मेदारी कोतवाल के जिम्मे थी। शेरशाह स्वयं सतत कार्य करके अन्य को काम करने की प्रेरणा देने वाला शासक था। चित्तौड़ की यश गाथा जिससे सभी जानकार है, जिसे सब जानते हैं, तो मुगल शासकों को मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत के साथ आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था। सूरवीर सिसोदिया राजपूत मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अकबर के सामने पराजित योद्धा की तरह लड़ते थे, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता विशेष रूप से अंकित है। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के शासकों में महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अंत तक अपराजित वीर की तरह लड़ते रहे। अकबर मेवाड़ के मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच में युद्ध हुआ। इसमें हल्दी घाटी के मैदान में हुआ युद्ध सीमाचिन्ह माना जाता है। उस समय अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद और विशाल सैन्य थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास पर्वतीय प्रदेश का सहारा, सूरवीर राजपूत योद्धा गिरिमालाओं में रहकर युद्ध करने के आदि वनवासी थे। मुगलों की सागर जैसी सेना के सामने महाराणा प्रताप के 20 से 22 हजार सूरवीर सैनिक लड़े थे। अब जो है यह हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के मैदान में हुए इस युद्ध में महाराणा प्रताप और चेचक का घोड़ा अमर बना दिया। राणा प्रताप के चेचक घोड़े को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। रणभूमि में चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे के अनुरूप बर्ताव करता था। हल्दी घाटी का युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब राणा प्रताप के घोड़े एक इशारे पर चेतक अश्व ने ऊंची छलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के हौदे तक अपने टाप रख दिए थे। राणा ने भले से वार किया, किंतु हाथी के ऊपर के हौदे ने सेनापति को बचा लिया। ऐसे ही अनेक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। ऐसे अनेक युद्ध वर्णन हल्दी घाटी से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा प्रताप गिर गए, तब एक सरदार ने घायल राणा प्रताप का छत्र अपने सिर पर रखकर मुगल सैनिकों को भरमाया। घायल राणा प्रताप को उसके अश्व ने रणभूमि से बाहर ले जाकर बचाया। ऐसी अनेक बातें राणा प्रताप और अकबर के साथ जुड़ी हुई हैं। अकबर के साथ हुए युद्ध में राणा प्रताप की सेना हार गई, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे।
उनकी हिम्मत अडिग रही। वे जंगलों में भटके, अनेक मुश्किलों का सामना किया, किंतु अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे मुगलों के विरुद्ध हिम्मत नहीं हारे। जैन व्यापारी भामाशाह के आर्थिक मदद करने पर राणा प्रताप ने सैन्य शक्ति एकत्रित करके पुनः मुगलों से युद्ध लड़े। चित्तौड़ के सिवाय सभी किले जीत लिए। जब तक चित्तौड़ नहीं मिलेगा तब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा की प्रतिज्ञा अंत तक उन्होंने निभाई। और यहाँ पर बच्चों ये पाठ पूरा होता है।